आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का बीएसटी बिजनेस स्टडी। ट्रेड एंड कॉमर्स। देखो, ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार, वस्तुओं का लेन देन करना। एंड कॉमर्स का क्या मतलब होता है? व्यापार करने के लिए जो भी प्रक्रिया है, जो भी लोग हैं जो हमें मदद कर रहे हैं हमारे ट्रेड को कंप्लीट होने में, वो चीज़ कहलाती है कॉमर्स। ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ट्रेड और कॉमर्स में? नहीं मैम। ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड मीन्स सामान का लेन देन करना, और उस लेन देन, ट्रेड और कॉमर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे देश को बनाने के लिए, इंडिया को एज अ मेजर एक्टर इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स। पुराने समय में भारत को बनाने के लिए, भारत को जो पहचान मिली है कहीं ना कहीं वो ट्रेड एंड कॉमर्स से भी मिली है। नेक्स्ट, commercial city commercial cities like Harappa and Mohenjo-daro were some examples for the business development of ancient India। जो पुराना इंडिया था, एंशियंट इंडिया मतलब बहुत ही पुराना, उसका जो एक कमर्शियल नगर था वो था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा था और मोहनजोदड़ो था। आप लोग नाम सुने होंगे, है ना? अब मोहनजोदड़ो पे तो मूवीज भी आई है ऋतिक जी रोशन मैम। की, वहाँ पे आप देखे होंगे कि वहाँ पे कैसे व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो ये कमर्शियल सिटीज थी। आगे, दोज दोज civilizations had established commercial connection with Mesopotamia and trade in gold, silver, copper, gemstone, beads, pearls, सी सेल्स एक्सेट्रा। यानी जो भी उस समय के नागरिक लोग थे वो कमर्शियल जो कनेक्शन था वो किसके साथ रखे थे? मेसोपोटामिया के साथ, जो आज का प्रेजेंट डे में इराक, कुवैत, ईरान एंड सीरिया है। ठीक है, उसको उस समय में, पुराने टाइम में मेसोपोटामिया कहते थे, और उनके साथ ट्रेड होता था। और वो ट्रेड किस किस चीज़ में होता था? सोना, चांदी, तांबा, जो भी हीरे जवाहरात निकलते थे, मोती था। उसके बाद अब हम ट्रेड करेंगे, तो ट्रेड करने के लिए मुझे कुछ प्रतीक के रूप में कुछ कॉइन्स चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, यानी लेन देन के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो बार्टर सिस्टम था, एक्सचेंज था, यानी आप मुझे चावल दोगे तो हम आपको उसके बदले गेहूं दे देंगे, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, है ना? लेन देन, एक्सचेंज करने के लिए कुछ हमें क्या चाहिए? कुछ मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम अब क्या बन गया है? कॉइन्स के रूप में बना है, रुपीस के रूप में बना है। तो there were different types of coins and waiting practices during that time। माने उस समय भी आपको कॉइन देखने को मिल जाता था, एक अलग अलग तरीके के कॉइन्स आते थे। वो मे भी सोना का भी होता था, चांदी का भी, सिल्वर का, तांबा का, कॉपर का भी होता था। और देखो ये जो पिक्चर बना हुआ है, इस तरीके से वो लोग सामान का वेट करते थे, बाहर निकालते थे। ठीक है, आगे, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इसमें क्या होता था? एज इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस, मेटालिक मनी हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड विच इन टर्न एक्सेलरेटेड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, डॉक्यूमेंट सच एज हुंडी एंड चिट्टी वर इन यूज फॉर कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन इन वाई मनी पास्ड फ्रॉम हैंड टू हैंड। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, जो अभी का जो हमारा करंट बैंकिंग है, उस समय भी क्या था? बैंकिंग था, था एक पत्र होता था जिसमें लिखा हुआ आता था कि हम अभी आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं। पत्र होता था जिसमें लिखा हुआ आता था कि हम अभी आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम 1 महीने के बाद आपका जो भी बैलेंस बचा है वो हम आपको पेमेंट कर देंगे। और वो जो लिखित में डॉक्यूमेंट रहता था उसी को हिंदी बोलते थे या चिट्ठी बोलते थे। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे देखो हुंडी के बारे में बताया गया है। हुंडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विच वारंट द पेमेंट ऑफ मनी, द प्रॉमिस और ऑर्डर विच इज अनकंडीशनल एंड कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोटिएशन।
ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर, ये कहलाता था उस जमाने का हुंडी। ये इंस्ट्रूमेंट था एक्सचेंज करने का, क्योंकि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो उस टाइम में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, ऐसा कुछ बनाया जाए डॉक्यूमेंट जो कि ये प्रमाण करे कि हाँ, हम अभी मेरे पास कैश में पैसे नहीं हैं, लेकिन हम आने वाले टाइम में आपको 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपको ज़रूर पेमेंट कर देंगे। और वो लिखित रूप में दिया जाता था ताकि बाद में कोई बेईमानी ना कर सके, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। और वारंटी, वारंट दी पेमेंट, यानी आप पेमेंट करेंगे, इस चीज़ का प्रॉमिस होता था अनकंडीशनल, कि नहीं ऐसा होगा, बारिश होगा तो हम पेमेंट करेंगे, वैसा कुछ नहीं, अनकंडीशनल था, आपको पेमेंट करना है। नेक्स्ट, इंडिजीनियस बैंकिंग। कौन क्लास ले रहे हैं? Indigenous banking system played a prominent role in lending money and financing domestic and foreign trade with currency and letter of credit. लेटर ऑफ क्रेडिट सेम चीज़, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में हुंडी चलता था, और जब हम फॉरेन ट्रेड करते थे तो उस समय लेटर ऑफ क्रेडिट चलता था। लेटर ऑफ क्रेडिट यानी हम अभी आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम बाद में करेंगे, उसी चीज़ को वो बेस बनाया हुआ था, ठीक है। विथ द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, people began to deposit precious metals with lending individuals functioning as bankers or सेट्स। यानी जो आगे जब हमारा बढ़ने लगा पैसा, मेटल्स जो प्रीसियस मेटल्स आने लगे, उनको हम क्या करना है, अब मुझे वो सुरक्षित करना है, क्योंकि हो सकता है कि हम उतने सारे पैसे लेके जाएं तो रास्ते में डाकू चोर ये सब आते थे, जो चोरी करके लेके चले जाते थे। तो ये सबको बचा के रखना, सुरक्षित रखने का काम बैंकर्स का था और सेठ लोगों का था, ठीक है। हम निर्माण जो धोखनी जोखनी, ठीक है, तो ये सारे भी वही हैं, मतलब हुंडी के कैटेगरी के ही हैं, ठीक है। राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज का मतलब क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, उन दोनों के बीच में जो लोग होते हैं, जो कस्टमर को और मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे अभी के टाइम में क्या है, होलसेलर है प्लस आपका रिटेलर है, एजेंट है, ये सारे इंटरमीडिएटरीज कहलाते हैं। इंटरमीडिएटरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड दी प्रमोशन ऑफ ट्रेड। वो लोग प्रमोशन भी करते हैं ट्रेड का, कहाँ कौन सा चीज़ बन रहा है, और जो अल्टीमेट कस्टमर है वो ढूंढ के उन्हें क्या करते थे, प्रोडक्ट पहुंचाते थे। दे हेल्प द प्रोड्यूसर्स स्पेशली इन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में ये बहुत ज़्यादा उस समय चलता था पुराने ज़माने में, ठीक है। अब तो नॉर्मल होम ट्रेड भी है, अगर भारत के अंदर भी ट्रेड चल रहा है तो वहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज मिल जाएंगे। दे कंसिस्ट ऑफ कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर होलसेल एंड रिटेल ऑफ गुड्स। तो आपको समझ में आ रहा है, रिटेल होलसेल, जो मैन्युफैक्चरर है जो सामान बना रहा है, अगर हम अभी के टाइम की जैसी बात करें, जो मान लो कि जो धान उगा रहे हैं, माने धान गेहूं उगा रहे हैं, वो डायरेक्ट तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो जाकर अल्टीमेट कस्टमर को बेच दें, तो उन लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट होलसेलर को सारा अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं। फिर होलसेलर बहुत ही बड़ी मात्रा में उन सारे प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और छोटे छोटे मात्राओं में रिटेलर को बेच देते हैं। रिटेलर यानी फुटकर विक्रेता, जो आपके दुकान में है, आप जहाँ से सामान परचेस करते हैं वो रिटेलर हुआ, फुटकर विक्रेता। और फिर फुटकर विक्रेता के पास जाकर कस्टमर सामान परचेस कर लेते हैं। तो इसी प्रकार इस टाइम में भी, पुराने ज़माने में भी इंटरमीडिएटरीज थे, जो कि स्पेशली फॉरेन ट्रेड में हेल्प करते थे कि कहाँ मेरा प्रोडक्ट है और कौन से देश में हम भेज सकते हैं, कोई अलग देश में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। अब बिजनेस को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए,
बिजनेस चलाने के लिए तो मेरे पास प्रोडक्ट है ही, अब उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए तो ये क्या हो रहा है, ट्रेड में हेल्प हो रहा है। कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट, जिसे हम कॉमर्स भी कहते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है, वेयर हाउसिंग हुआ, गोदाम हुआ, ये सब हमारे कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। इसे हम लोग आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी हम आपको बस एंशिएंट जो काल है उस समय के आपको हम बता रहे कि बिजनेस कैसे डेवलप हुआ, ट्रेड कैसे डेवलप हुआ। लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट वर पॉपुलर इन, उस टाइम में जो था लैंड ट्रांसपोर्ट यानी बैलगाड़ी, फिर आपका ट्रक उस समय था कि नहीं पता नहीं, ट्रक आई थिंक नहीं था। ट्रांसपोर्ट में बैलगाड़ी और ये सब गाड़ी थे, ठीक है, थैंक यू। तो उन सब चीज़ों का यूज़ होता था। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट, जल के द्वारा, जहाज के द्वारा हम लोग एक देश से दूसरे देश को सामान पहुंचाते थे, ठीक है। तो उसके बाद है रोड एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन has assumed key importance in the progress of growth especially in land trade, ठीक है। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट था वो जो हमारे आसपास के जो जहां हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वहां पे ये ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन फॉरेन ट्रेड के लिए हमें वाटर ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ती थी। एग्जाम्पल के रूप में था नॉर्थर्न ट्रेड रूट फ्रॉम बंगाल टू तक्षशिला। तो बंगाल का जो ट्रेड होता था वो उसका रूट था बंगाल से तक्षशिला। नेक्स्ट है time trade were another important branch of global trade network। फिर था मुजरीज एंशियंट हार्बर इन मालाबार कोस्ट। हाँ, थोड़ा स्लाइड बैक कीजिएगा। देखो सॉरी, हो गया। कोस्ट नियर टू द प्रेजेंट डे कोचीन, जो मालाबार कोस्ट है वो कोचीन है अभी का, ठीक है। हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल मेरीटाइम ट्रेड, यानी ऐसे बड़े बड़े जहाज़ों में उन लोग क्या करते थे, सामान भरते थे और एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते थे। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, ये भी ट्रांसपोर्ट के बारे में ही है। और कालीकट वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मार्केट फॉर चाइनीज, जो कालीकट था वो चाइनीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट था। एक्वायर आइटम लाइक फ्रेंक्सिन, पीपर, पर्ल्स, कॉटन एसेट्रा। पुलिकट ऑन कोरोमंडल कोस्ट, जो कि तमिलनाडु जिसको भी कह रहे हैं, वॉज अ मेजर पोर्ट इन द 17th सेंचुरी, ठीक है। टेक्सटाइल्स वर द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट आइटम फॉर पुलिकट टू साउथ ईस्ट एशिया, यानी जो उस समय के टाइम में था, उस समय जो अभी तमिलनाडु है, कोरोमंडल कोस्ट, उसके बाद कपड़े का बहुत ही ज़्यादा व्यापार होता था। नेक्स्ट है मर्चेंट कॉरपोरेशन। अब बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स थे उनके हित को बचाने के लिए, माने उनके साथ कुछ गलत ना हो, जो व्यापार कर रहे हैं हो सकता है कि लोग उनसे सामान परचेज कर लें और पैसा ना दें, तो उन लोग क्या बना लिए थे, अपना एक गाइड्स बनाए थे, ठीक है। तो हम उसे हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे। दे वर ऑटोनोमस कॉरपोरेशन गाइड्स फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, यानी जो भी व्यापारी थे उनके हित के लिए वो गाइड काम करते थे। कैसे काम करते थे, मैंने कहा हमारे पास कौन से ऐसे कस्टमर है जो हमारा प्रोडक्ट परचेस करेंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो हमारा सेल हो गया है लेकिन वो पैसा भी प्रोवाइड नहीं किए हैं, या क्या हम और अपलिटमेंट ला सकते हैं जिससे कि हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। दीज कॉरपोरेशन वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फॉर्मल बेसिस, ये एक फॉर्मल बेसिस में बनता था, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बना लिए हैं, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए रहते थे। फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, इनका खुद का रूल चलता था, जैसे राजा महाराजा लोग होते थे वो कैसे सेल करेंगे, कैसे किन लोगों को सामान पहुंचाएंगे, ये सारा उन लोग खुद का अपना रूल बनाते थे। विच इवन किंग्स वर सपोज्ड टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट,
तो जो राजा लोग भी थे वो भी क्या करते थे, वही लोग के द्वारा ये बनाया जाता था और वो उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते थे, रिस्पेक्ट भी करते थे। नेक्स्ट है मर्चेंट कॉरपोरेशन। अगेन ये क्या काम करते थे उस पर हम लोग बता रहे हैं। द गाइड चीफ डायरेक्टली डील विद द किंग और टैक्स कलेक्टर्स एंड सेटल द मार्केट टोल टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स फेलो मर्चेंट्स एट अ फिक्स सम ऑफ मनी। यानी कि जो हमारे राजा है या जो ट्रेडर्स हैं उनको टैक्स मिलना चाहिए, है ना। जो हमारे प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं उनसे हम सेल का तो अमाउंट लेंगे ही प्लस टैक्स लेंगे, तो वो टैक्स कितना होगा। टोल टैक्स जो अभी हम लोग देते हैं, गाड़ी उड़ी जा रहा है तो वहाँ से भी हम लोग टोल टैक्स लगते हैं। तो उसी प्रकार अगर बड़े बड़े जहाज़ पार हो रहे हैं, फिर आपका रोड से अगर कोई हमारा बैलगाड़ी से बहुत सारा सामान जा रहा है तो उसमें भी हम लोग टैक्स लेते थे उस टाइम के लोग, और अभी भी टैक्स चलता ही है। मेजर ट्रेड सेंटर, कौन कौन से मेजर ट्रेड सेंटर थे, तो देखो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र का तो नाम आपको पता ही है, पाटलिपुत्र अभी का पटना है, बिहार, ठीक है, जहाँ अभी हम लोग हैं। पटना इन बिहार टुडे कमर्शियल टाउन एंड मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स, यानी यहाँ पे स्टोन्स का एक्सपोर्ट होता था। उसके बाद है पेशावर, सिटी इन पाकिस्तान, very popular for export of wool and for the import of horses. Major transactions between India, China and Rome in the first century. ठीक है, तो उस समय पेशावर जो पाकिस्तान कहलाता था उस टाइम में भी चीना, इंडिया और रोम के साथ इनका बहुत ही व्यापार होता था, ऊन को लेकर, घोड़ों को लेकर। फिर तक्षशिला, तक्षशिला जो है वो भी सिटी इन पाकिस्तान, ऑल्सो called Takshila, popularly known as a city of financial and commercial banks। ठीक है, तो ये भी क्या था, कमर्शियल बैंक्स थे जहाँ पे फिनांस का ज़्यादा काम होता था, यानी यहाँ पे लोग पैसा जमा करते थे, पैसा निकालते थे, यानी मैक्सिमम चीज़ जो कैश में होना है वो यहाँ पे होता था, जमा होता था। लोग अगर कर्ज लेना चाहे तो वहाँ से ले सकते थे। फिर इंद्रप्रस्थ, लोकेटेड इन दी region of present day New Delhi. It was commercial junction where most routes leading the east, west, south and north coverage join। ठीक है, तो ये भी क्या है, इंद्रप्रस्थ भी आज का दिल्ली है। नेक्स्ट था आपका मथुरा, सिटी इन यूपी। यहाँ पे भी इम्पोरियम ऑफ ट्रेड एंड पीपुल हेयर सबसिस्टेटेड लिव ऑन कॉमर्स। मैंने जैसे भी बताया थे, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका बैंक हो गया, जो ये सब जो है बैंक है, इंश्योरेंस है, ये सारे क्या है, कॉमर्स कहलाते हैं। तो मथुरा भी क्या था, बहुत ही बड़ा ट्रेड सेंटर था उस जमाने में। वाराणसी भी सिटी इन यूपी जो है, वहाँ भी टेक्सटाइल, कपड़ों का, गोल्ड का, सिल्क का, इन सब का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता रहता था। मिथिला सिटी इन बिहार, ये भी क्या था, सी बाई बोट्स थ्रू वे ऑफ बंगाल टू द साउथ चाइना, यहाँ से भी सामानों को बेचा जाता था, ये भी ट्रेड सेंटर था। उज्जैन सिटी इन एमपी, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्लॉथ्स वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट सेंटर्स, यानी यहाँ पे भी जो बहुत अलग अलग कपड़े आते थे उनका भी एक्सपोर्ट किया जाता था। इसका कनेक्शन तक्षशिला एंड पेशावर में भी था। नेक्स्ट सूरत सिटी इन गुजरात, इट वॉज एन एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में ये क्या था, वेस्टर्न ट्रेड होता था सूरत गुजरात में। यहाँ से क्या है, समुद्र नज़दीक है, तो एक देश से ये सब चीज़ों का सेल किया जाता। तमिलनाडु, यहाँ पे भी ये ट्रेड सेंटर ही है, मेजर ट्रेड सेंटर है। फिर तमरालीपति वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अब मेजर एक्सपोर्ट्स क्या होते थे, स्पाइसेस के होते थे, मसालों का, गेहूं, चीनी, इंडिजीनियस जो भी आप रेगुलर यूज में यूज करते हैं, कॉटन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सारे चीज़ों का सेल, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट किया जाता था। पोजीशन ऑफ इंडिया सब्सिक्वेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमिक, के चिड़िया को पूरा सोना ही कहा गया। ठीक है, तो ब्रिटिश के टाइम में भी ये बहुत ही लोग यहाँ पे, ब्रिटिश लोग भी यहाँ पे क्या करने आए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करने आए थे, क्योंकि यहाँ बहुत ही सारे खजाने थे, बहुत सारे मटेरियल्स थे, प्रोडक्ट थे। आगे इंडिया बिगिन टू री इंडस्ट्रियलाइज, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5 ईयर प्लान्स लाया, री इंडस्ट्रियलाइज किया, फिर से जो बंद पड़े हुए
जो हमारे कंपनीज थे उनको चलाने की कोशिश की और अभी चला भी रहे हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रीज बनाने की कोशिश की गई, नए नए मशीनों को लाया गया, ठीक है। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कैपिटल, राइज इन पॉपुलेशन, ह्यूज expenditure on defense, inadequate infrastructure etc. India relieved heavily on borrowing from the foreign sources। यानी बहुत ज़्यादा जो खर्च हो रहा था डिफेंस पे, सैनिक पे, आपके कैपिटल पे, फिर आपका पॉपुलेशन पे, तो उन सबको तो फिर ये क्या हो रहे थे, ये लोग सारे जो हमारे इंडिया है वो बोरोवर्स हो गए थे, मतलब कर्ज लेने लग गए थे, कर्ज लेने लगे थे उन लोग और बहुत ज़्यादा ही कर्ज में डूबे हुए थे। फिर उन्होंने उदारपन, जो लिबरलाइजेशन कहते हैं, उसको अपनाया 1991 में। द इंडियन इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे। और आज जो हमारा इकोनॉमी है वो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। अभी नरेंद्र मोदी जब आए तो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, यानी उन्होंने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी अपनाई है। उसके बाद उन्होंने माने जो होम मेक इन इंडिया, यानी जो भी सामान इंडिया में बना है उन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभी का जो भी पीछे हमारा जो बिजनेस ग्रो हुआ, ट्रेड ग्रो हुआ, उसके बारे में।